गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ठीक है, जिसमें जो भी हमने हिंदी व्याकरण पढ़े थे उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आता है, 10th हो 12th हो या ये भी बोल सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव, जिसमें हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भूमिका हो, वो आज के जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। अर्थात जो इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा 10th एवं 12th के लिए जब हिंदी का एग्जाम होता है तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में हमें 50 ही हल करने की अनुमति देता है। अर्थात अपने आधार पे 50 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये माइंड में रखते हुए कि 50 ऑब्जेक्टिव यदि आप हिंदी व्याकरण से ही हल कर लेते तो आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, यदि आप किताब को देखते हैं तो व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि किताब नहीं पढ़े हैं तो भी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 50 सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से हल कर सकते हैं। क्या चीज से? सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से। तो उसीलिए हमने 482 जो आपका पेज दिखा रहा है, ये हमारे क्वेश्चन के रूप में है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आधार पर आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो शुरू होता है हमारा वर्ण विचार से। क्या चीज से? वर्ण विचार से। अर्थात हमने जिस तरह से अध्ययन किए थे, पहले वर्ण विचार पढ़े थे, उसके बाद शब्द के बारे में जाने थे, शब्द से वाक्य के बारे में, उसी प्रकार क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो कोई संकोच नहीं, जिस तरह से आप अध्ययन किए उसी आधार पे है। पहला है वर्ण विचार परिचय। अर्थात अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, मौ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। हमने बताए थे उच्चारण स्थान को जानने के लिए लिखे भी थे KTM2, याद है आप सबको? KTM2 में हमने बताए थे क वर्ग अर्थात क के वर्ग, च वर्ग तालु में, मूर्धा में ट वर्ग और दंत में त वर्ग, और ओष्ठ में जो था प वर्ग था। इसके आधार पे और उसके बाद हमने बताए थे अ आ ह। ठीक, चवर्ग में हमने क्या बताए थे? य जो होता है, उसके बाद र भी रखे थे, ल भी रखे थे, और इसी के आधार पर रखे थे, लेकिन अ का उच्चारण स्थान हमने नहीं बताए थे कि ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ नहीं होता है। और इसके आधार पर हमने बताए थे ह्रस्व ई, दीर्घ ई, तालव्य स, तालु का ही उच्चारण स्थान, उसी प्रकार री से र होता है ना, और मृदंत स, और लिरी जो हिंदी में नहीं आता है। ठीक, और मृदंत दंत स। उसके बाद आता है हमारा जिसमें ह्रस्व उ, दीर्घ उ था, और इतना ही। और उसके बाद कुछ थे संयुक्त वर्ण, जिसको संधि के आधार पर हमने बताए थे, जैसे ए आई, जिसका उच्चारण स्थान क्या बताए थे हमने? अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ह्रस्व का उच्चारण स्थान क्या था? तो तालु। क्या बोले थे? कंठ तालव्य बोले थे ना, कंठ तालव्य। और ओ औ का उच्चारण स्थान क्या बताए थे? क्या था? जैसे औज और उ, अ कंठ है और ओष्ठ, कंठोष्ठ बोलता थे, कंठोष्ठ। इस प्रकार से। और व का उच्चारण स्थान जो हमने अपवाद में लिखे थे, जिसको हमने बताए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एवं 12th के लिए। जो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या बोले थे? दंतोष्ठ। ठीक है, अब इस प्रकार से इतना आपको याद रखना है उच्चारण स्थान के आधार पे। तो म का उच्चारण क्या है?
म कहाँ है हमको, म देखिए पवर्ग में आता है अर्थात ओष्ठ। क्या है बाबू, ओष्ठ। लेकिन एक चीज और हमने बताया था, पंचमा अक्षर जो अनुनासिक के रूप में होता है, क्या होता है बाबू, अनुनासिक के रूप में, अनुनासिक के रूप में, जिसमें हमने बताए थे हर एक पंचमा वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक उच्चार स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ में आ गया। अगला है य र ल व कौन व्यंजन है। अब व्यंजन को हमने बताए थे, व्यंजन कितने प्रकार बताए थे, स्वर व्यंजन, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन में हमने बताए थे क वर्ग अर्थात वर्ग, जिसको स्पर्श बोले थे, स्पर्श, जिसमें पांचों वर्ग था ना, 5 वर्ग। उसके बाद अंतः अस्त, अंतः अस्त, उसके बाद ऊष्म, संयुक्त भी था, अलग से था ना, अयोगवा भी था। तो यहां कहता है य र ल व कौन व्यंजन है, तो व्यंजन में अंतः अस्त में क्या आता है जी, बताइए तो, य र ल व, ये चारों वर्ण अंतः अस्त आता है, अर्थात क्या होगा आंसर हमारा, स्पर्श व्यंजन होगा, नहीं ना, उसमें नहीं, अंतः अस्त व्यंजन, अर्थात हमारा य र ल क्या है, अंतः अस्त व्यंजन है। ठीक, उसके बाद है हिंदू में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या होती है। अब हिंदी में अनुनासिक वर्ण क्या होती है आप बताइए तो जल्दी से। अनुनासिक अभी बताए थे हम कि प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। तो अनुनासिक प्रत्येक वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं, तो पांचों का पंचमा अक्षर अनुनासिक वर्ण कहलाता है, तो क्या हो गया 5। ठीक है, उसके बाद है अंगों का उच्चारण स्थान, कवर्ग का है ना, कवर्ग कैसे कंठ आएगा, ट का उच्चारण स्थान क्या है बताइए आप सभी, के टी एम, यानी क च ट, बताइए ट क्या है, एम है, तो एम क्या होगा, मुर्दा, बिल्कुल सही। ब का उच्चारण स्थान बताए ना, प अर्थात दंतोष्ठ, क्या है बताइए जल्दी से, के टी एम, तो औरत याद रखिएगा, के टी एम डी ओ, अर्थात वो क्या आता है, पॉफा में, यानी ओष्ठ है, ओष्ठ क्या है कि नहीं, ओष्ठ है, सी नंबर आंसर। 7 वो का उच्चारण स्थान क्या बताए हैं, अभी तुरंत हमने बताए थे ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, दंतोष्ठ, क्या बताए हैं, दंतोष्ठ। निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है। अब अघोष और घोष क्या होता है आप बताइए जल्दी से, अघोष एवं अघोष, सॉरी घोष क्या होता है। यदि आपको ये इसका परिभाषा याद नहीं रहेगा तो किस आधार पे, तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए ये तीनों है मध्यमा अक्षर है कि नहीं है बाबू, बताओ, तीनों मध्यमा अक्षर है ना, किसी भी वर्ग का मध्यमा अक्षर अर्थात अघोष नहीं है, क्या है, घोष है। तो इसका मतलब क्या है, ये थ अब बाद में आ रहा है ना, 3 में से अलग यही है ना, इसलिए इस तरह से भी हम जान सकते हैं, तो ये हम नहीं बताएंगे इसलिए। ठीक है, सीखिएगा कैसे। निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतः अस्त व्यंजन का उदाहरण है। अंतः अस्त में आप देखे थे य आता है, बिल्कुल य है। उसके बाद हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, उष्म व्यंजन बताइए तो हिंदी में उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, बोलिए, 1 2 क्या है, 2 3 4 5, बताइए तो उष्म व्यंजन क्या क्या था, तालव्य स, मृदंत स, दंत स एवं ह, तो 4 हैं। ठीक, अब कहता है फ का उच्चारण स्थान क्या है, प फ, अर्थात ओष्ठ होगा कि नहीं, ओष्ठ, बिल्कुल, KTM 2 याद रखना है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या आपको बताए थे, स्वर वर्ण कौन कौन सी होती है, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये सभी क्या है,
हमारे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर ये है ना, अर्थात ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है बाबू, दीर्घ स्वर। ध्यान में रहेगा, अ, ई और उ क्या है, ह्रस्व स्वर है, बाकी 8 कितने हैं, दीर्घ स्वर है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितना, 8 3 11, कितना बाबू, 11। कहता है निम्नलिखित में अघोष वर्ण क्या है, फिर से अब बताइए, यहां घ है और यहां झ है और यहां क्या है, द है और यहां ट है। अब बताइए इसमें किस प्रकार से आप जानिएगा कि घोष एवं अघोष वर्ण कौन है, जल्दी से बताइए कौन सा, पहला एवं दूसरा। अब बताना पड़ेगा, यहां पे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, प्रथम एवं द्वितीय वर्ग अर्थात क एवं ख, किसी भी वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष। अर्थात ट क्या है हमारा, अघोष है ना, ट क्या है, अघोष है। ठीक, देखिए कवर का उच्चारण स्थान बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या है, कंठ। अगला बताइए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या, ये रिपीट हो रही है, 2025 में पूछा गया है। कब, 2025 में। देखिए आपके सामने 2025 में पूछा गया है। क्या है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना, 5। कितना है बाबू, 5, बिल्कुल। कहता है दीर्घ स्वर की संख्या तो बताए थे, दीर्घ स्वर की संख्या कितना, 8 होता है। कितना होता है, 8। इसी तरह से आपको मिलेगा ड का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। ड का अर्थात ड किस में आता है, क में आता है या ट में, जल्दी बताइए। क या ट, क्या इतना भी नहीं पता आपको, जल्दी बताइए। क या ट आता है, ट किसका है बताइए जल्दी से। क के बाद च, उसके बाद ट, अर्थात के टी एम, एम मतलब मूर्धा, अर्थात मूर्धा किस में है, बी में। ठीक है, निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है, देखिए रिपीट हो रही है बार बार, क्वेश्चन रिपीट हो रही है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या है, य है, छ है, तालव्य स्वर या द है, तालव्य स्वर है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, स्वर। अब बताइए स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है, कौन कौन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण की संख्या कितने भागों में, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमने बताए थे, जैसे ओम क्या होता है बाबू, ओम होता है ना, और दीर्घ में क्या बताए हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 है ना, कितने हैं, 8 हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या क्या बोले हैं, ओ, ई, उ, ये 3 है। अर्थात यहां क्या कर रहा है, और किस वर्ण का, किस स्वर वर्ण का उदाहरण है, अर्थात किसका, दीर्घ स्वर वर्ण का। क्या होगा आंसर, दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए ढ कौन व्यंजन है, ढ कौन व्यंजन है बताइए। तो व्यंजन तो है सारा। देखिए द्विगुण क्या होता है, द्विगुण आप कभी सुने हैं, बताइए द्विगुण क्या है, ढ जिसको बोलते हैं और र बोलते हो ना आप सभी, ढक्कन। और सड़क लिखने में ये इसका प्रयोग करते हैं ना, हाँ। तो उसी प्रकार अब कहता है कि ए स्पर्श व्यंजन है या अंता अस्त है या उष्म है या द्विगुण है, बताइए। तो द्विगुण है, क्या है बाबू, द्विगुण है ना, क्योंकि स्पर्श वर्ण में हमने बताया है सारे वर्ग, क्या है बाबू, सारे वर्ग अर्थात का वर्ग। लेकिन ये भी उसी में आता है, लेकिन इसको क्या कर रखा गया है, हिंदी का व्यंजन। कौन सा, हिंदी का व्यंजन, जिसको हमने द्विगुण बोले। क्या होता है बाबू, द्विगुण। ठीक है, याद रहेगा ना। और अंतःस्थ यो, र, ल, व, उसमें तालव्य स, मृदंत स, दंत स एवं ह, याद रखना है द्विगुण। ठीक है, ये नहीं कि क का टोठा क्वेश्चन। देखिए अब आपका हिंदी जो वर्ण विचार था समाप्त हो गया। अब हम प्रवेश करेंगे संधि, जो हिंदी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा, संधि विच्छेद। यदि ये आप अच्छी तरह से पढ़ ले, देख लीजिए 2011, 2014, 2021 अर्थात रिपीट होता है क्वेश्चन।
और इसको यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी के साथ बोलेंगे, यदि आप किताब नहीं भी पढ़े हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप करके आइएगा, ये गारंटी के साथ। इसलिए बने रहे अंत तक। देखिए कहता है यशोदा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। अब यहां मिलाना है, कौन है यशोदा बताइए। तो आप सभी मूर्खता की भांति किस तरह से करते हैं, यशो और दा, यहां इसको मार लेते हैं ना। क्या ये सही है? बोलिए जल्दी से। गलत है। क्या है? गलत है। आप जो हैं सही से पढ़े नहीं है। क्या नहीं पढ़े हैं? संधि। संधि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। संधि के बारे में समझ लेते हैं। संधि की परिभाषा आपको यह पता है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो से क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अब उस संधि में हमने बताया संधि कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार। स्वर अर्थात स्वर वर्णों का मेल जहां हो, ठीक है, स्वर संधि एवं व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, ठीक है। इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने बताए हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार बाबू? 5। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर जिसमें दीर्घ वर्ण की रचना होती है, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यन, अयादि। क्या है बाबू? अयादि। अब इसमें हमने बताए हैं, इसमें याद रखने के लिए बाबू याद रखना है आ यानी दीर्घ आ, जो इसको बोल सकते हैं दीर्घ ई, दीर्घ उ एवं दीर्घ री, ठीक है। ये रहेगा तो इसको हम दीर्घ स्वर संधि के आधार पे बांट सकते हैं। गुण संधि में क्या होती है? ए एवं ओ को बांटते हैं। किसको? ए एवं ओ को। याद रखिएगा, किसको बांटते हैं? ए एवं ओ को। और वृद्धि में किसको बांटते हैं? आय औ को। और यन में आपको हमने बताए हैं ना, यो, रो, लो, वो का निर्माण होता है, लेकिन इसका पहला वर्ण क्या होता है? अल्प होता है। क्या होता है बाबू? अल्प होता है इसका पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या होता है? अल्प होता है। इस यही प्रश्न बताए हैं ना। और यो, रो, लो यदि रहता है तो उसमें क्या होता है? पूर्ण रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? अयाधि। क्या कहते हैं बाबू? अयाधि। इतना याद रखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां है यशोदा, अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण है, जिसमें यहां विसर्ग जो है, क्या, ठीक है, विसर्ग अर्थात यशा जो दा, यशोदा। ध्यान रखिएगा। देखिए संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हमने व्यंजन संधि में बताए हैं। यदि कोई भी वर्ण के साथ जैसे सम यानी मो का अंत हो, उसके बाद कुछ भी जुट जाए तो वह क्या होता है बाबू? मो अंसर के रूप में परिवर्तन होता है ना, अर्थात समजोड़ सार। क्या होगा? समजोड़ सार। देखिए काट सकते हैं आप इसको, सजोड़ सार नहीं होगा ना, समजोड़ टो सम नहीं होगा। उसके बाद संसर, क्या है? संसर होगा? नहीं होगा ना। तो यदि आपको संधि विच्छेद पूर्णतः नहीं पता है तो भी आप ऑप्शन से देख सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? नॉलेज, ठीक है। पवन शब्द का संधि विच्छेद, सॉरी पवन शब्द का संधि विच्छेद। पवन बताइए आप सब जल्दी से, पवन कब बनता है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जैसे ने जोर अन क्या होता है? नयन, ये पूछा जाता है। और नए जोर अक क्या होता है? नायक। क्या होता है बाबू? नायक। यानी ए और ऐ से यो का निर्माण हुआ था, और ओ पोज और अक क्या होगा? पौज और अक होगा, पौज और अक अर्थात पावक। और पोज और अन क्या होगा? पवन। क्या होगा बाबू? पवन। अर्थात पोज और अन क्या है? पवन। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? आप सब बताइए कमेंट करके जल्द से जल्द। क्या है? बिल्कुल अयादि संधि, क्योंकि हमने बताए थे योर और लो, वह यदि आता है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए? अल्प नहीं होगा तो अयादि, अल्प रहेगा तो यन संधि। बिल्कुल सही। देखिए उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइए? उद जोड़ योग। देखिए उद जोड़ योग इसलिए गलत कर दिया क्योंकि दो अंत में नहीं आता है ना, शुरुआती में,
ठीक। उसके बाद उतजोर योग, अब ये देखते हैं उदयोग, देखिए उद्योग गलत है, उद्योग गलत है, अर्थात उतजोर योग। हमने बताए थे तो के साथ कोई भी स्वर या किसी भी, हमने बताए थे किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ कोई भी स्वर या मध्यमा, किसी वर्ग का मध्यमा योर और वह रहे तो वह क्या हो जाता है, तो यानी उसी वर्ग का मध्यमा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, मध्यमा। जैसे तो का मध्यमा क्या है, दो है ना, और क का मध्यमा क्या है, गो, ठीक है, और चौ का मध्यमा क्या है, जो, और टो का डो, इस तरह से, और पोक क्या हो जाता है, बो हो जाता है। बताया ना, किसी भी वर्ग का प्रथमा अक्षर के साथ कोई वर्ण, जैसे स्वर वर्ण या उसी वर्ग का मध्यमा, ठीक, और कौन योर और रहे तो वह क्या हो जाता है, उसी वर्ग का मध्यमा भाग हो जाता है। क्या होता है, उसी वर्ग का मध्यमा भाग, ठीक। तो युद्ध योग अर्थात उतजोर योग, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सब। देखिए संधि के कितने भेद हैं, अभी तो बताएं, संधि के 5 भेद हैं या 3 भेद हैं, बताइए जल्दी से। स्वर संधि के 5 भेद, कितना, स्वर संधि के 5 भेद, लेकिन संधि के कितने भेद, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। अब कहता है संबद्ध का संधि विच्छेद, बताइए आंसर कब होता है, आंसर कब होता है, जब समजोर वत होता है। क्या होता है बाबू, समजोर वत, अर्थात समजोर वत कहां है, ए नंबर क्या है, सही है। उसके बाद सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, सुक्ति, बताइए जल्दी से, सुजोर उक्ति, क्या जी ये सही है, सुजोर उक्ति, अर्थात ये सु क्या है, पर्यायवाची शब्द, सॉरी पर्यायवाची नहीं, उपसर्ग बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग, अर्थात सु यहां ये है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये मत मारिएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो है रुचि यहां पे सु देख रहे हैं, तो सु क्या होता है, दीर्घ उकार है ना, वो है दीर्घ है ना, यहां आप इसको मिला लीजिएगा कि नहीं ये तो भाई सही है, लेकिन नहीं, हमने क्या बताए हैं, हर्षऊज और हर्षऊ क्या होता है, दीर्घ उ का निर्माण होता है, या कुछ भी रहेगा, क्या होगा, दीर्घ उ होगा। अर्थात ये नहीं कि हमारा सिर्फ दीर्घ उकार ही रहना चाहिए, ठीक है। सु एक क्या है, हमारा उपसर्ग भी है, इसलिए उपसर्ग को देखते हुए भी हम संधि कर सकते हैं, ठीक है। सुजोर उक्ति कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पे, अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, कितने बताइए तो, 3, कितने, 3। ये फंसाने के लिए दिया गया था, ठीक है। वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद, देखिए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताए हैं, देखिए ये बी डबल बी दिया हुआ है। देखिए हिम जोर आलय, हिम का अर्थ होता है, संधि विच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए ना, तो हिम का अर्थ क्या होता है, ठंडी या बर्फ, बोलिए जल्दी से, बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ। बर्फों का घर किसे कहते हैं, हिमालय को, किसे कहते हैं, हिमालय को, अर्थात ए नंबर सही है। या हिज और मालय नहीं देंगे, ठीक है, हिमाज और आलय लॉ नहीं देंगे, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद, अब बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, बिल्कुल, क्योंकि आ देखते हैं हमको यहां लग रहा है दीर्घ संधि, लेकिन यहां पे एक बात और, यहां आधा य भी है ना, 2 य नहीं है, 2 य संयुक्त है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, विधि जोर आलय भी कह सकते हैं ना, विधि जोर आलय नहीं कह सकते, बताइए जल्दी से, विधि जोर आलय। अब पहले क्या होता था, विधि आलय, लेकिन अब क्या है, शुद्ध विद्या जोर आलय, क्या होता है बाबू, विद्या जोर आलय, बी नंबर सही, ठीक है। नयन, निज और अन, नयन बताए हुए हैं। निश्चय, अब देखिए निज और च, निश्चय विसर्ग संधि का उदाहरण है, निज और च, निश्चय। उद्घाटन, अब बताइए उद्घाटन अभी हमने बताए थे, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके साथ कोई भी तृतीय एवं चतुर्थ या स्वर वर्ण जुटे तो क्या हो जाता है, तो का, या मतलब उसी वर्ग का क्या हो जाता है, मध्यमा हो जाता है, अर्थात तीसरा, अर्थात देखिए दो किसका होता है, तो का। अब लेकिन यहां तो में कौन आएगा, ये होगा ना, उद्घाटन, उद्घाटन, बिल्कुल। जगन्नाथ, हमने बताए हुए हैं आप सबको कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ
कौन सा? नो, अर्थात अंतिम वर्ण जुटे तो क्या हो जाता है? उस वर्ण का अंतिम वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का अंतिम अक्षर अर्थात अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जोर नाथ, क्या होगा बाबू? जगत जोर नाथ, जगन्नाथ, क्या होगा? ये तो किसमें बदल जाएगा? नौ में, पंचमाक्षर में। क्या चीज में? पंचमाक्षर में। अब देखिए वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, बताइए 2018 में पूछा गया। किसमें? 2018 में। इसलिए बताइए वार्ता जोर लाप क्या होगा? वार्ता जोर अलाप क्या होगा? जल्दी से बताइए। वार्ता जोर अलाप क्या होगा बाबू? वार्ता जोर अलाप, ठीक है। देखिए नायक का संधि विच्छेद है, क्या है? नायक का संधि विच्छेद, नय जोर अक, नायक। एक मिनट, पीछे क्या बताए हुए हैं? ठीक है। अन्वेषण, बताइए अन्वेषण किस संधि का उदाहरण है? हम अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं कि संधि कौन विच्छेद है, ठीक है। हम किस संधि का उदाहरण पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी से। अन्वेषण, देखिए ये अ से पहले अल्प वर्ण है, अर्थात यन संधि का उदाहरण है। क्या है बाबू? यन संधि का। अब अन्वेषण में क्या होगा? जल्दी से बताइए। वह कब बनता है? जब हर्षुकार होता है, अर्थात अनु, अनु जोर एसन, ऐसा नहीं होगा ना जी? अनु जोर एसन, कहां है अब अनु जोर एसन? सी नंबर आंसर, ठीक है। अनुजोरेशन, अन्वेषण। निश्चल, देखिए दोहरा रहा है क्वेश्चन, निश्चल वीवीआई है, क्या है बाबू? वीवीआई, इसे क्या कहते हैं? वीवीआई, अर्थात निजोर छल, निश्चल। पूछा जाएगा। उद्गम, क्या है? उद्जोर गम या उद्जोर गम, क्या होगा बताइए? उद्जोर गम होगा? नहीं। उद्जोर अगम नहीं होगा, उद्जोर अगम नहीं होगा, अर्थात उद्जोर गम, ठीक है। दुर्गम, दुर्गम में क्या? दूर दूरम, देखिए दूर दूरम, क्या दुर्गम का दूर दूरम लग रहा है? नहीं। दुर्गम ये लग रहा है ना आपको? लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रॉ पूरा है, यहाँ अल्प रॉ है, यहाँ रॉ पूरा है और ऊपर अल्प रॉ है, अर्थात दुर्जोर गम, क्या होगा? दुर्गम, ठीक। कुछ विषम संधि का उदाहरण याद रखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पयोदा, पयोद है, क्या है? पयोद का संधि विच्छेद है, 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, ठीक है। अब इसमें है प्या जोर द, क्या है? प्या जोर द, पयोदा, ठीक है। देखिए यथेष्ट, यथा जोर इष्ट, यथेष्ट, यथा जोर इष्ट कहां है? ये है ना, क्योंकि आ जोर ई क्या होता है? ए होता है, होता कि नहीं? कौन से संधि का उदाहरण? गुण संधि का। कौन सा? गुण संधि का। निश्चल, देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, निश्चल, निजोर छल, निश्चल। नाविक, नाविक में बताइए जल्दी से, वो किससे बनता है? वो किससे बनता है? जल्दी से बताइए। ओ ए से, ओ और औकार से बनता है ना। ओ किस में है? यहां है ना, नवजोरिक, नाविक। देखिए उच्छृंखला, उच्छृंखल, उच्छृंखल का क्या होगा संधि विच्छेद? जल्दी से बताइए। उत्जोर श्रृंखल, क्या होगा? उत्जोर, उत्जोर श्रृंखल, बिल्कुल सही बात है। उत्जोर श्रृंखल क्या होगा? उच्छृंखल। उज्जोर धृत, देखिए उज्जोर धृत क्या है? यहाँ उद्धृत का संधि विच्छेद है, क्या है? उद्धृत का संधि विच्छेद। अब बताइए, यहां ध है, गलत है ना? उत्जोर हाथ, हाथ तो नहीं हो सकता है, उत्जोर हाथ नहीं हो सकता है। और ये उत्तरी जोर धात, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां उत्जोर क्या होना चाहिए? धृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? धृत, उत्जोर धृत, ठीक है। बी नंबर आंसर आएगा, लेकिन यहां क्या होना चाहिए? धृत होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्नति का संधि विच्छेद होगा, उत्जोर नति, क्या होगा बाबू? उत्जोर नति। ये नहीं कि उन्नति, जो नहीं पढ़े रहते वो इसी तरह से मिलाते हैं उन्नति। देखो कितना बढ़िया है, डी मार देगा, लेकिन इसे नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं, जानकर करना है। किसी भी वर्ग का पहले अक्षर अर्थात पहले वर्ण के साथ अंतिम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण जुड़ता है तो क्या हो जाता है? पहला वर्ण अनुनासिक में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उल्लेख, उत्जोर लेख, क्या होगा बाबू? उत्जोर लेख, उल्लेख।
ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पावक का संधि विच्छेद होगा पौज और अक, क्या होगा पौज और अक, पावक। भावुक का संधि विच्छेद होगा, भावुक का संधि विच्छेद बताइए जल्दी से। भावुक यानी भौजो रुक, भावुक बिल्कुल सही बताइए। नदीश, नदीश हर्षिकार है यहाँ पे या दीर्घिकार है? दीर्घिकार है ना। दीर्घिकार किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि के। स्वर संधि में कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अब बताइए इसमें सभी लग रहा है ना आपको सही आ रहा है? कैसे? देखिए नद्या जो रीस गलत है, चलो ठीक है गलत है। अब ये नदी जो रीस सही है गलत है? इसको छोड़ देते, चलो ठीक है। नद जो रीस इसको नहीं बना सकते आप सभी, जैसे न दी स, नदिस नहीं आएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ओ है। क्या है बाबू? ओ, क्योंकि हल वर्ण नहीं है ना। जब ओ है तो ओ जो हर से क्या होगा? ए होगा, नदेश हो जाएगा ना, अर्थात ये भी गलत हो गया। और उसके आधार पे तो ये भी गलत हो गया ना, तो ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि नदी का भी अर्थ होता है नवा हर्षिकार में या दीर्घिकार में, दीर्घिकार में, बिल्कुल सही। नवा दो दीर्घिकार और इसमें दीर्घिकार पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू? इसमें दीर्घिकार, अर्थात जैसे गणेश लिखेंगे तो गणेश में किस तरह से लिखेंगे? गणेश का क्या होगा? गण जोर इस, ठीक है, गणेश। याद रखिएगा दीर्घिकार क्या होगा? दीर्घिकार। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसमें। ठीक है, अब व्यर्थ का संधि विच्छेद, व्यर्थ का संधि विच्छेद देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, ऑप्शन से आप दोनों काट सकते हैं। और ये बी देखिए किस तरह से है, अर्थात ऑप्शन से ही देख लिए व्यर्थ। और ये कौन सा संधि का उदाहरण है? जल्दी से आप बताइए, ऑप्शन में कमेंट करके जल्द बताइए आप कौन सा संधि है ये, कौन सा? यन संधि, बिल्कुल करेक्ट हुआ, यन संधि है। कौन सा? यन संधि। बताइए संतोष का संधि विच्छेद है, संतोष का संधि विच्छेद होगा, कौन होगा? समजोतोष या समजोतोष, समजोतोष या समजोतोष, कौन सा होगा? सबसे पहले तो अंतिम में देखिए, यहाँ तोष है, यहाँ भी तोष, ये दोनों तो कलर कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ संतोष है, देखिए संसर तो होगा संतोष या समजोतोष होगा? जल्दी बताइए। हमने बताया यदि मौ के बाद कोई भी वर्ण जुड़ता है, मौ क्या हो जाता है? अंश बन जाता है, अर्थात ये होगा ना समजोतोष। क्या? बिल्कुल यही होगा, लेकिन पंचमा अक्षर के आधार पर ये होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है सन का। ठीक है, तो इसलिए सम होगा। क्या होगा बाबू? समजोतोष, संतोष। ठीक, दुर्जय का संधि विच्छेद, दुर्जोर जय, क्या होगा? दुर्जोर जय, दुर्जोर जय, दुर्जय। ठीक है, समजोरकृत, देखिए संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत का संधि विच्छेद होगा। देखिए VVI क्वेश्चन 2012, 2013 और 2017, 2017 में भी पूछा है। तो समजोरकृत होगा? नहीं, सन नहीं, सन नहीं। देखिए समजोरकृत, क्या यहाँ पे अब क्या कर सकते थे हम? जैसे यहां इधर ना राइट साइड जो था हमारा पहले का, या इनसे पहले वाला जो संतोष, यदि आप यहां सन में मार देते तो वहां भी गलत हो जाता ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कहता है अधोगति का संधि विच्छेद, अधोगति का अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। अधोगति या अधजोर गति। देखिए ओ अजोर गोवा नहीं मिल रहा है ना, अजोर गोवा, ये दोनों तो ऑप्शन समान है, तो एक कटने से दोनों कट गया। अब है अधजोर गति, क्या है? अधाजोर गति, अर्थात ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है? जैसे सहजोर अपी, क्या है बाबू? सहजोर अपी, जानते हैं ये संस्कृत में आता है सहजोर अपी, अर्थात सो अपी। क्या होता है बाबू? सो अपी, यानी ओ में बदल जाता है विसर्ग। क्या होता है? ओ में। ठीक है, उल्लास का संधि विच्छेद है, उल्लास का संधि विच्छेद, जल्दी बताइए। उत्जोर लास, बिल्कुल सही बात, उत्जोर लास। देखिए तल्लीन, तत्जोर लीन, तत्जोर लीन। देखिए इसमें हमने तत् क्यों मारे? क्योंकि यहां हल नहीं रहेगा तो तत् के साथ यानी तो के साथ संधि होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो को पूरा करने के लिए ओ आ जाएगा ना, और ओ आ जाएगा तो इसमें जैसे ओ के साथ संधि हो रहा है, किसके साथ? ओ के साथ। ठीक है, निरोग का संधि विच्छेद होगा, निरोग। हाँ, ये बच्चे बहुत सारी गलती करके आते हैं, बताइए जल्दी से।
ये बच्चे बहुत सारी गलती कर ये निरोग भी लिखा हुआ सही नहीं है। क्या है बाबू? निरोग होता है, निरोग। ठीक, निरोग अर्थात नी जो रोग होता है, क्या होता है बाबू? नी जो रोग। ठीक है, नी जो रोग का क्या होता है? निरोग, लेकिन वहां गलत लिखा हुआ। ठीक है, बताइए मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनहजो रथ, क्योंकि हमने बताया ना अभी तुरंत, सोजोरपी सोपी सहजोरपी सोपी, मनहजो रथ मनोरथ। उसके बाद क्या है? व्याकुल, व्याकुल का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? बोलिए, व्याकुल। क्या इस तरह समान समान मिला देंगे? नहीं मिलाएंगे ना, बिल्कुल। क्या ये दीर्घिकार है? इसका अर्थ होता है कोई चीज? नहीं होता है। और बौजर आकुल वाकुल, नहीं। तो क्या होगा हमारा आंसर? व्याकुल। ये कौन संधि का उदाहरण है? यन संधि का। कौन सा संधि? यन संधि का। अगला देखते हैं, ये है वागम्य। क्या है बाबू? वागम्य। लिखा हुआ इस तरह से आप पढ़ते हैं ना, जैसे वाग जोड़ में, तो क्या होता है? वागम्य। ठीक है, वागम्य। तो वाक जोड़ में, वाक जोड़ में, वाक मतलब बोली, बिल्कुल सही बात। देखिए, पृथ्वी संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जोड़ इस, क्या होगा जी? पृथ्वी जोड़ इस, क्योंकि हर्षई जोड़ हर्षई क्या होगा? या दीर्घई जोड़ दीर्घई क्या होगा? दीर्घी होगा। क्या होगा? दीर्घी, क्योंकि हमने बताए थे जब दीर्घ स्वर के संधि का रचना हो रहा था, कैसे कि हमने बताए थे, जैसे अ जोड़ अ क्या होता है बाबू? आ। हर्षई जोड़ हर्षई क्या होता है? दीर्घ ई, अर्थात ये दीर्घ के रूप में जाना जाता है ना। अभी बताइए, ढेरी में ढेरी मिला दे क्या हो जाएगा? दो ढेरी हो जाएगा कि ढेरी ही रहेगा? जल्दी बताइए। आप यदि 300 मार्क्स लाते हैं और फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, 310 भी लाइएगा, ऐसे 300 भी लाइएगा, क्या रहिएगा? फर्स्ट ही रहिएगा ना। हाँ, तो वही चीज है, ये ढेरी जब बोल दिया जाए तो बोल दिया जाए। बताइए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, बोलिए क्या है? दिगंबर, दिक जोड़ अंबर। शुरुआती से बोलते जा रहे हैं, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर अर्थात प्रथम वर्ग के साथ कोई भी स्वर वर्ण या किसी भी वर्ग का मध्यमा एवं चतुर्थ वर्ण या रहे तो उसका क्या हो जाता है? मध्यमा वर्ण बन जाता है, अर्थात तीसरा वर्ण बन जाता है। ठीक है, दिग्जोर अंबर दिगंबर। उसके बाद क्या है? दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्साहस अर्थात दो जोड़ साहस, क्या होगा बाबू? दो जोड़ साहस, दुस्साहस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? अब इसको देख लीजिए, ऐसे तो ए नंबर सही है, दुष्कर, दो जोड़ कर, क्या होगा बाबू? दो जोड़ कर, दुष्कर। जैसे अहम जोड़ आकार, क्या होगा? अहम जोड़ आकार, अहंकार। या पम जोड़ चम, जगत जोड़ इस, क्या होगा? जगदीश। अर्थात विसर्ग संधि कहां है? यहां विसर्ग है ना, इसलिए विसर्ग संधि होगा। ठीक है, दुष्कर विसर्ग संधि का उदाहरण। जगत जोड़ आनंद क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो को दो में बदल दीजिए, क्या हो रहा है? बोलिए जल्दी से। तो को दो में बदलने के बाद क्या हो रहा है? जगत आनंद। ये जगनंद होगा? नहीं होगा ना। जगत आनंद नहीं होगा, जगतानंद नहीं होगा, जगदानंद। क्या होगा? जगदानंद। क्या होगा? जगदानंद, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में कौन शब्द यंस संधि, यंस और संधि का उदाहरण है? यंस और संधि के उदाहरण के लिए हमने क्या बताए हैं? य, र, ल और व का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? अल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अल्प। जैसे यदि जोड़ अपि, क्या है ये? यद्यपि, क्या है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देव जोड़ ऋषि, ये क्या है? देवर्षि। गुण संधि का उदाहरण है ना, गुण संधि का उदाहरण। अर्थात विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, क्या है? दीर्घ स्वर संधि। चयन, चे जोड़ अन, चयन। य का पहला वर्ण अल्प है? नहीं है, अर्थात
हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश शब्द का संधि विच्छेद रमाजोर ईश, रमाजोर ईश, रामजोर ईश नहीं होता, रमाजोर ईश होता रमेश। ठीक है, बताइए देवेश शब्द का संधि विच्छेद देवजोर ईश, देवेश ए अर्थात गुण संधि, कौन संधि? गुण और स्वर संधि, क्योंकि संधि के पोता के नाम बोल सकते हैं हम, क्योंकि संधि के 3 बेटे स्वर संधि और स्वर संधि के 5 बेटे, तो पोता हुए ना संधि के? नहीं हुए? हाँ हुए। निष्फल का संधि विच्छेद होगा निजोर फल, क्या होगा? निजोर फल, निष्फल अर्थात निजोर फल, बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संयम, समजोर यम, बताइए समजोर यम होगा? कौन कौन कह रहा नहीं? बताइए जल्दी से, समजोर यम ही होगा, क्योंकि हमने बताए हैं मौन स्वर में परिवर्तन हो जाता है ना। हाँ, मौन स्वर परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ए नंबर सही है। अब आया शब्द परिचय, अर्थात संधि पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए बाबू? संधि पढ़ लिए। तो हम अब का थोड़ा टाइम लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों देखो बाबू, जो संधि हमने पढ़े थे उस संधि को यदि आप अपने माइंड में रखते हैं तो ये हर जगह कार्य करेगा। कहां? हर जगह। एग्जाम में करेगा तो करेगा, अपने जीवन में भी करेगा। संधि करने का रूल समझिएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे अब आएंगे हम शब्द परिचय के बारे में। शब्द परिचय जो हमने पढ़े थे क्लास में, और उसी के आधार पे ये पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, जिसके आधार पे हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? अच्छी तरह से ध्यान। अब कहता है, बताइए पगड़ी, पगड़ी क्या, पगड़ी शब्द क्या है? अब देखिए हमने बताया थे शब्द परिचय में शब्द के कितने प्रकार होते हैं, बताइए तो। शब्द के कितने प्रकार याद है आप सबको? नहीं याद है? शब्द के प्रकार बताए थे 4 आधार पे। किसके आधार पे? 4 आधार पे। एक था अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। उसके बाद था उत्पत्ति के आधार पे। क्या था? उत्पत्ति के आधार पे। उसके बाद क्या था? व्युत्पत्ति या रचना बोल सकते हैं इसको, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना बोल सकते हैं, या बनावट भी बोल सकते हैं इसका, रचना भी बोल सकते हैं, बनावट भी बोल सकते हैं, बनावट। ठीक है, और एक था क्या था? रूपांतर। क्या था बाबू? रूपांतर, जो परिवर्तन होता है और नहीं भी होता है। जो नहीं होता एक इसमें था, जो नहीं होता है अविकारी, और जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विकारी। याद है ना आप सबको? पढ़े कि नहीं? अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक, किसी का अर्थ होता है और किसी का नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार था ना, था कि नहीं? 4 प्रकार था, तो कौन कौन सा था? पहला था तत्सम। क्या था बाबू? तत्सम। उसके बाद तद्भव, तद्भव। उसके बाद देशज। क्या था? देशज। उसके बाद विदेशज। क्या था? विदेशज। ये क्वेश्चन 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अर्थात इससे कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी। अब बताइए, पगड़ी पहले संस्कृति के जमाना में होता था? नहीं होता था ना? संस्कृति के जमाना में नहीं होता था, तो इसका मतलब है कि उसका हिंदी भी नहीं होगा। हिंदी नहीं होगा तो हमारा देशज है। क्या है बाबू? देशज। पगड़ी क्या है? देशज है। क्या है बाबू? देशज। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन? देखिए, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक क्या है? जैसे हमने बताए थे शब्दों के रूप, क्या, किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे नहीं बताए थे? रूढ़, रचना के आधार पर नहीं बताए थे? रूढ़, योग रूढ़ या यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक बताए हुए ना, 3 प्रकार की बनावट के आधार पे। अब रूढ़ जो है क्या कहता है? जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, अब जिसको तोड़ने से सार्थक ना हो, कहने का मतलब क्या है? जैसे एक कलम है, कलम में यदि कैप भी है तो उसको अलग कर दिए, संधि कर दिए थे। संधि के आधार पे एक पेन था, लेकिन उसको अलग कर दिए तो टुकड़ा हो गया, लेकिन दोनों का अर्थ था एक कैप एक पेन। लेकिन जैसे अब पेन को ही अलग कर देंगे या तोड़ देंगे, उसका अर्थ होगा जैसे में जाना या जा है। क्या है बाबू? जाना या जा को अब तोड़ रहे क्या है? ये नहीं टूटेगा, सार्थक नहीं होगा, इसका सार्थक नहीं होगा, तथा इसका मतलब है रूढ़। रूढ़ मतलब मूल, रूढ़ मतलब मूल,
रूट मतलब क्या होता है? मूल होता है। हमने बताए थे कभी कभी या मैथ में कि बाबू ये जो रूट जो होता है, मूल होता है, कोई भी पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन उन सभी फल, सभी रूट जो होता है ना, जो विकसित होता है, जैसे फूल जो भी विकसित होता है, जिसको मंजर के रूप में हम बोल सकते हैं। फिलहाल अभी आप जानते होंगे कि अभी पतझड़ के बाद जो सीजन आने वाली है, बसंत, वो बेहतर होगा। बेहतर में क्या होगा? तो उसमें उत्पत्ति क्या चीज की होगी? बहुत सारे फल, नए नए फल, फूल खिलेंगे। तो सारे फूल क्या फल के रूप में होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो उसी प्रकार उसका बंटवारा भी नहीं होता है, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में देखे थे। क्या बोलते हैं? पी वटा क्यू के रूप में नहीं होता है कि नहीं? रूट वाले जो भी संख्या होते हैं उसको क्या भाग लगा सकते हैं? नहीं लगाते हैं ना। अर्थात पेड़ में जो भी फूल खिला है, क्या सारे फूल को बंटवारा हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सब फूल फल नहीं होगा ना। तो उसके लिए कौन बंटवारा के लिए राजी होगा? कोई नहीं होगा ना। इसीलिए रूट वाली संख्या क्या होता है? अपरिमेय भी होता है। रूट वाली संख्या अपरिमेय होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ शब्द भी रूट आता है, जो मूल आता है। अब मूल को ही तोड़ेंगे तो उसका खंड सार्थक होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रूट। अब आगे क्या क्वेश्चन है? देखिए, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा। अब देखिए, हमने इस चारों का परिभाषा क्या बताए थे? संस्कृत शब्द तत्सम है। संस्कृत शब्द तत्सम है और संस्कृत का हिंदी तद्भव है। अर्थात संस्कृत का हिंदी क्या है? तद्भव। इसका परिवर्तन जो हिंदी रूप में होगा उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। और देशज जो हमारे नए, मतलब हमारे देश में जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, और विदेशज जो विदेश से आया है, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं हम, इंग्लिश या अरबी या फारसी, चीनी भी, लोन चीनी भी दे सकते हैं, डेनमार्क भी दे सकते हैं, डच भी, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहां मुख्य किसका है? अब देखिए, भिक्षा। अब भिक्षा देही जानते हो आप सभी? भिक्षाम देही, भिक्षा को दीजिए। कब होता था? संस्कृति में, हमारे पूर्वज के समय में। अर्थात तत्सम होगा। क्या होगा बाबू? तत्सम। संस्कृति शब्द है ना, संस्कृति शब्द है कि नहीं? भिक्षा, भिक्षा संस्कृति शब्द है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हिंदी में भीख बोलता है, हिंदी में भीख। ठीक है। तो हम भिक्षा तत्सम शब्द है, संस्कृत रूप है। उसके बाद आता है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? अब देखिए, मूल शब्द समझ लीजिए। मूल शब्द क्या है? किसी भाषा के मूल शब्द, जिसको तत्सम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले भाषा का मूल रूप किस रूप में था? संस्कृत के रूप में था। किसके रूप में? संस्कृत के रूप में। इसीलिए किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। ठीक है। उसके बाद है 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? अब बताइए, हम क्या बोल रहे हैं? तत्सम मतलब संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत, और भाषा का मूल रूप क्या था? संस्कृत ही था, तत्सम ही था। अब कहता है 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? अर्थात 100 का संस्कृत क्या होता है? बताइए। कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब करोड़, कोटि बोले तो करोड़, कोटि कोटि नमन, करोड़ों करोड़ नमन। लक्ष्य बोले तो लाख, लक्ष्य बोले तो लाख। पद्म बोले तो 10 लाख, पद्म बोले तो 10 लाख, या करोड़ से भी ज्यादा होता है, ये तो हमें भी गणना नहीं आता है। शतम तो 100, शतम मतलब 100, अर्थात शत क्या है? 100 शब्द का तत्सम है। ठीक। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? अब बताइए, विदेशी शब्द। अच्छा, ये क्षीर जो है, कौन सा शब्द आपको लग रहा है? क्षीर मतलब दूध होता है ना, क्षीर मतलब दूध। बिल्कुल, ये संस्कृत शब्द है, तो विदेशी तो ये है नहीं। अब फूल, फूल भी क्या है बताइए तो? फूल जैसे पुष्प, पुष्प का फूल। अश्व, अश्व क्या है? तत्सम है ना। तो ये कौन सा होगा? कैंची, कैंची क्या होगा? कैंची क्या होगा? विदेशी होगा। क्या होगा बाबू? विदेशी। ठीक है। उसके बाद कहता है जलज शब्द का, सॉरी, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? बताइए। जलज, अब जलज जैसे रूढ़ है, बोले तो रूढ़ नहीं है, नहीं है ना, रूढ़ है कि नहीं? देखिए, यहां कहता है देशज विदेशज, देशज विदेशज के रूप में तो पढ़ते ही नहीं ना, है कि नहीं? देशज विदेशज तो पढ़ ही, इसको तो लेंगे ही नहीं।
आएगा तो रूढ़ या योग रूढ़ में, क्या आएगा, रूढ़ और योग रूढ़ में। लेकिन एक बात है, यहां होगा क्या, जलज योग रूढ़ होगा, क्या होगा, योग रूढ़, क्योंकि जलज जो बनते हैं ना शब्द, बहुत सारे शब्दों का एक रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, क्या होता है, बहुत सारे शब्द का संक्षिप्त रूप, जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाले, जलज, ठीक है। देखिए शब्द की जाति को क्या कहते हैं, अब शब्द की जाति, अब शब्द की जाति को क्या कहते हैं बताइए तो, लिंग का, लिंग कह सकते हैं, देखो लिंग लिखा हुआ है, लिंग तो होगा नहीं, है कि नहीं, और वचन नहीं होगा, क्या क्वेश्चन ही हमको डाउट लग रहा है। शब्द की जाति, यहां लिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू, लिंग, अर्थात लिंग सही हो सकता है, लेकिन शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को लिंग ही कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, लिंग कहते हैं। वचन नहीं आ सकता है क्योंकि वचन संख्या को दर्शाता है, कारक जो शब्द को जोड़ता है, कारक चिन्ह, संज्ञा जो नाम बताता है, ठीक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग। वाक्य से अलग रहने वाले, देखिए मस्त क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अब जो वाक्य से अलग रह गया उसे क्या कहेंगे, परिवार से जो व्यक्ति अलग रहेगा उसे क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी से, पद कहेंगे, बोलिए, कारक कह सकते हैं, नहीं कह सकते, अब भी नहीं कहेंगे, क्यों, अब बताइए। पद जो होता है क्या होता है, एक वाक्य के जितने भी शब्द आते हैं उन सबको पद बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पद। अब यहां कारक क्या है, हमने बताया ना, कारक चिन्ह होता है। अब भी क्या होता है, जो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं, शब्द ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे बाबू, शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। वाक्य से अलग रहने वाले को शब्द कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्द कहते हैं। आम्र शब्द क्या है, ये तो आप देख के भी मार सकते हैं, आम्र, आम्र कौन सा शब्द है, तद्भव या देशज या तत्सम, बोलिए जल्दी से, आम्र मतलब आम, बिल्कुल, आम फलों की राजा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, अब बताइए, ध्वनियों के मेल से, आपको देखिए फंसाने के लिए क्या रखा गया है, ध्वनियों के मेल से, देख रहे हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, अर्थात वर्णों को मिलाकर जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आता है अग्नि शब्द, क्या है, अग्नि शब्द, आप ही बताइए, अग्नि का हिंदी होता है आग, अर्थात तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द, बिल्कुल सही बात है, तत्सम है। निम्न में शुद्ध शब्द, देखिए अब जो है शब्द आपका खत्म हो गया, ठीक है, शब्द जब खत्म हो गया तो अब है शुद्धिकरण। शुद्धि किस तरह से करते हैं, क्या उच्चारण के आधार पर करते हैं ना, क्योंकि ध्वनियों के मेल से क्या बनता है बाबू, ध्वनियों के मेल से, यानी ध्वनि के मेल से क्या बनता है, क्या बनता है, शब्द बनता है, अर्थात ध्वनि सही होना चाहिए ना, ध्वनि रूप सही होना चाहिए ना। अब उसी को कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द, क्या कहते हैं उसको, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। देखिए परमेश्वर, देखिए यहां तो सबसे पहले आप देख लीजिए, परमेश्वर अर्थात परमेश्वर में देखिए ईश्वर होना चाहिए, इस तरह से होता है ना, होता कि नहीं होता है, तो यही गलत हो गया हमारा, ये शुद्ध नहीं है। परीक्षण क्या होता है बाबू, परीक्षण अर्थात परीक्षण, इस तरह से होता है ना। प्राण, प्राण बोलते हैं तो जोर से आता है प्राण, इस तरह से आता है ना प्राण, अर्थात ये तीनों वर्ड शब्द क्या था, अशुद्ध था, तो परीक्षा तो आप जान में करते हैं, पर इच्छा, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा, परीक्षा, ठीक है, शुद्ध शब्द हो गया हमारा परीक्षा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है बताइए तो, देखिए तो नूपुर, नूपुर सही है, नूपुर जैसे बोर्ड है तो नूपुर इस प्रकार से हो रहा है, नूपुर क्या हो रहा है, नूपुर। पत्नी, देखिए पत्नी भी सही से नहीं लिखा है, तथा ये तो अशुद्ध है। क्या पत्नी किसको किसको नहीं लिखने आता है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं लिखने आएगा, ऐसे तो हमके पास भी नहीं है, क्या जी,
तत्व क्या है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, तत्व शुद्ध शब्द है, निरी भी दीर्घिकार होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, फिर से आ गया, अच्छा फिर से आ गया। देखिए शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द, परीक्षण शुद्ध लग रहा है ना हमको भी नहीं, आपको भी लगता होगा, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए थे परीक्षण क्या होता है, बताए है ना, देखिए तो बताइए। हाँ, परीक्षण इस तरह से होता है, तो परीक्षण ही शुद्ध शब्द लगाना। और 50 देखिए तो 50 कैसे लिखा है, प्राण, अभी तुरंत बताया प्राण में क्या होता है बाबू, प्राण, भूधर में भू और धर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, अब देखिए अशुद्ध शब्द चुनना है। अच्छा वनवास तो लग रहा है सही है, क्या है बाबू, वनवास सही है ना, सही बिल्कुल। रसायन भी लग रहा है सही है, रसायन है कि नहीं, रसायन सही लग रहा है, सही है। मरण भी सही है, अरे बाबू ये भी सही है। अच्छा वीणा गलत है, क्या है, वीणा गलत है, क्या है बाबू, वीणा गलत है, अर्थात डी नंबर क्या है ऑप्शन सही है, किसके लिए, अशुद्ध शब्द के लिए। कहता है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, अब शुद्ध शब्द बोलिए तो। अच्छा नुपुर लग रहा है आपको, शुद्ध शब्द लग रहा है ना। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ दो तरीका से होता है, ठीक है, इसलिए इसको अशुद्धि रखेंगे। घनिष्ठ में दीर्घिकार होगा, दीपिका में भी दीर्घिकार होगा, कौन सा दीपिका, दीर्घिकार वाला, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध, अशुद्ध देखना, क्या देखना है बाबू, अशुद्ध। शुद्धिकरण बिल्कुल सही। प्राप्ति, अच्छा बताइए प्राप्ति लग रहा है अशुद्ध है ना, क्योंकि एकत्र भी सही है और महत्व भी सही है, तो प्राप्ति क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, प्राप्ति गलत हो गया, ठीक है। प्राप्ति क्या है, अशुद्ध शब्द है। वाह, अब आगे आप उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग अर्थात शब्दों की रचना। अब ये हमने बताए थे शब्द के बारे में तो जान गए, शुद्ध अशुद्ध शब्द भी देख लिए। अब जो है उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के बारे में हमने बताए हैं, जो शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, यानी वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और उपसर्ग का एक विपरीत होता है, प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, प्रत्यय, जो अंत में लगकर अर्थ बदलता है, किसमें, अंत में। जैसे देखिए उपसर्ग, उप क्या है यहाँ पे, उपसर्ग हो गया, सर्ग प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, सर्ग प्रत्यय। अब यहां प्रत्यय भी लिख देते हैं आपके सामने, प्रत्यय। अब प्रत्यय